खत्म कर देता है। तो ये सूत्र किस विरेचन द्रव्य का है? ये कहा गया है सुधा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुश्रुत अनुसार रक्त मोक्षण पूर्व रोगी को किस प्रकार का आहार खिलाया जाता है? तो इसमें आपके चार ऑप्शंस लघु अन्न, यवागु, पिच्छल अन्न और लघु स्निग्ध आहार है। तो रक्त मोक्षण के पूर्व आपको यवागु खिलाया जाता है ना। लघु अन्न, लघु स्निग्ध, अनभिष्यन्दी, ये सब स्नेह पान जब चल रहा होता है तब दिया जाता है। पिच्छल अन्न जो है वो अग्नि कर्म के पहले देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है यवागु। फिर है आपका क्वेश्चन, सुश्रुत अनुसार कौन सा क्वाथ युक्त रक्त वस्ती में प्रयुक्त होता है? इसका आंसर दशमूल, गुडुचि, एरंडमूल और त्रिफला। अभी अपन पूरी वस्ती और उनके कंटेंट तो नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए अभी आप फिलहाल इतना याद कर लीजिए कि युक्त रक्त वस्ती में एरंडमूल क्वाथ यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाग्भट अनुसार शिशिर ऋतु में नस्य काल क्या है? तो शिशिर ऋतु में देखिए, ऑप्शन देखिए आपको समझ में आ जाएगा। पूर्वाहन, मध्याहन, अपराहन और निशी। निशी मतलब होता है रात, है ना। पूर्वाहन और अपराहन शीत ऋतु में शीत ही रहेंगे, रात भी शीत ही रहेगी, तो इसका आंसर है मध्याहन। फिर है, स्नेह की किस मात्रा को दोषानुकर्षणी कहा गया है? इससे दो क्वेश्चन बनते हैं, एक मद विभ्रंशा का बनता है, एक दोषानुकर्षणी का बनता है। तो स्नेह की जो मात्रा दोषानुकर्षणी होती है वो उत्तम मात्रा होती है। ठीक है, इसका आंसर है उत्तम मात्रा। और मद विभ्रंशा जो रहती है वो मध्यम मात्रा को कहते हैं। वो आगे क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद ये क्वेश्चन वैसे पंचकर्म का नहीं है, ये अतिसार की चिकित्सा का क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि इसका जो आंसर है वो पंचकर्म से रिलेटेड था तो ये भी लिया है मैंने। अल्पा अल्पम बहुशो रक्तम सशूलम उपवेश्यते यदा वायुर्बिबंधश्च कृच्छम चरति वा न वा। अल्पा अल्पम बहुशो रक्तम, देखिए इसमें अगर आपको समझ में आएगा तो अल्प अल्प और रक्त के साथ सशूल अतिसार का होना, ये अतिसार का श्लोक है। और इसमें कौन सी वस्तु दी जाती है, ऐसी स्थिति में क्या करना है, वो क्वेश्चन है। तो जहां पे भी रक्त स्राव हो रहा होता है वहां पे हम प्रयोग करते हैं पिच्छावस्ती का। इसका करेक्ट आंसर है पिच्छावस्ती। फिर चरक अनुसार नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पुरीशावृत स्नेह वस्ती चिकित्सा सिद्धांत क्या है? तो चरक अनुसार पुरीशावृत स्नेह चिकित्सा सिद्धांत क्या है? गुल्महर, विबंधहर, उदावर्तहर, उदरशूलहर। इसका आंसर है उदावर्तहर। ये मैं आपको अभी डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ, इसीलिए इसको अभी ज्यादा टाइम नहीं देते हैं। मैं आपको आज वस्ती व्यापद ही पढ़ाने वाली हूँ। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरागरी का प्रयोज्यांग क्या है? तो गरागरी, सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि गरागरी किसका पर्याय है। गरागरी जो है वो जीमूतक का पर्याय है, और कोई भी वमन द्रव्य हो उसका प्रयोज्यांग फल होता ही है, मूल नहीं है। विरेचन द्रव्यों में मूल प्रयोज्यांग होता है, लेकिन वमन द्रव्यों में फल ही प्रयोज्यांग होता है। इसका आंसर है फल एवं पुष्प। फिर वत्सक के पर्याय नहीं है। अब वत्सक कुटज को कहते हैं, आप लोगों को मालूम होगा, है ना। तो वत्सक के पर्याय नहीं है, वत्सक है, कलिंग है, गिरी मल्लिका भी है, वीर वृक्ष नहीं है। वीर वृक्ष जो है वो अर्जुन का पर्याय है, इसका नहीं है कुटज का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काश्यप अनुसार आभ्यंतर स्नेह के लिए सर्व उपयोगी अनुपान कौन सा है? तो देखिए, आभ्यंतर स्नेहपान जब भी करा रहे हैं तो अलग अलग ऋतुओं के हिसाब से बताया गया है चरक ने, लेकिन फिर बाद में वो कहते हैं कि उष्ण जल
हम हर स्नेह के साथ दे सकते हैं। सॉरी, अलग अलग स्नेह के हिसाब से बताया है चरक ने, लेकिन फिर उनने बोला है कि उष्ण जल के साथ हम सब दे सकते हैं, और काश्यप ने भी उनको फॉलो किया है और उष्ण जल ही माना है। इसके बाद बाकी अगर आप देखना चाहें, घृत का उष्ण जल होता है, तेल का होता है यूष, उसके बाद सुश्रुत अनुसार द्वादश प्राकृतिकी वस्ती के संदर्भ में, ये क्वेश्चन मैचिंग वाला था, तो यहाँ पे मैंने मैच करके लिखा हुआ है। चरक का जब हम द्वादश प्रसृत वस्ती पढ़ते हैं तो उनने द्वादश प्राकृतिकी वस्ती में स्नेह की मात्रा अलग अलग बताई है। स्नेह की भी अलग हो जाती है, मधु की भी अलग हो जाती है, और लवण की भी अलग हो जाती है, लेकिन सुश्रुत ने एक ही मात्रा बताई है, इसलिए क्वेश्चन सुश्रुत से पूछा गया है। तो सुश्रुत के हिसाब से कल्क होता है 1 प्रसृत, मधु होता है 2 प्रसृत, स्नेह होता है 3 प्रसृत, और कषाय होता है 4 प्रसृत, और यही करेक्ट आंसर है। जो लिखा हुआ है वो करेक्ट है, पेयर जो है बिल्कुल सही जमे हुए हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। वाग्भट अनुसार पुरुषों में उत्तरवस्ती की मात्रा क्या है? तो उत्तरवस्ती की मात्रा पुरुषों में, स्त्री में, कन्या में, सब में अलग अलग बताई हुई है, और पुरुषों में वाग्भट अनुसार जो मात्रा है उत्तरवस्ती की वो है शुक्ति प्रमाण। इसके बाद हम बात करेंगे चरक अनुसार वमनोपग में कौन सा द्रव्य नहीं है। तो चरक अनुसार वमनोपग गण आप लोगों ने अगर पढ़े होंगे तो उसमें क्षण पुष्पी भी आता है, प्रत्यक पुष्पी भी आता है, सदा पुष्पी भी आता है, द्रोण पुष्पी नहीं आता है। प्रत्यक पुष्पी हमारा होता है अपामार्ग, सदा पुष्पी होता है हमारा अर्घ। ये दोनों जो हैं ये वमनोपग में आते हैं, द्रोण पुष्पी जो है वो नहीं आता है। इसके बाद हम बात करेंगे अन्न आवृत जन्य अनुवासन वस्ती व्यापक की चिकित्सा है। तो मैं वस्ती व्यापक आपको पढ़ाने ही वाली हूँ। अन्न आवृत का आप देख लीजिए, मृदु विरेचन देते हैं, न तीक्ष्ण विरेचन, न दशमूल, न उदावर्तनाशक चिकित्सा। उदावर्तनाशक अभी हमने पढ़ी थी, उदावर्तनाशक हम दे रहे थे, इसका आंसर है मृदु विरेचन, इसके साथ आम पाचक भी देते हैं। उसके बाद चरक अनुसार सदातुर के लिए उपयोगी है भद्रादि आस्थापन वस्ती, देव दार्व्यादि आस्थापन, निकुंभ तेल अनुवासन, सेंधवादी तेल अनुवासन। इसमें चरक ने सदातुर का वर्णन किया है, उसमें उन्हें चिकित्सा बताई हुई है, तो उसमें लिखा हुआ है निकुंभ तेल अनुवासन वस्ती, यही इसका करेक्ट आंसर है कि सदातुर के लिए जो उपयोगी वस्ती है वो है निकुंभ तेल अनुवासन वस्ती। इसके बाद हम बात करते हैं वाग्भट अनुसार सर्व शरीर व्याधि में क्या करते हैं। तो ये रक्त मोक्षण का क्वेश्चन है। वाग्भट रक्त मोक्षण को पंचकर्म में गिनते हैं। किसको नहीं गिनते हैं? वो निरूह गिनते हैं, वमन गिनते हैं, काय विरेचन और शिरो विरेचन गिनते हैं। उसके बाद रक्त मोक्षण उनने अनुवासन नहीं माना है पंचकर्म में, वाग्भट की बात कर रही हूँ। और सिर्फ वाग्भट और दलहन दो ही आचार्य हैं जिनने रक्त मोक्षण को काउंट किया है पंचकर्म में, बाकी किसी ने भी नहीं किया है। तो इसका आंसर है सिरावेद। देखो, सर्व शरीर व्याधि है, सिरा पूरे शरीर में होती है, तो सिरावेद इसका आंसर है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि सर्व शरीर, सिरा होती है सारे शरीर में, तो सिरावेद। उसके बाद प्रच्छान हम करते हैं गाढ़ व्याधि में, अलाबू कफ में देते हैं और जलाव का अवचारण पित्तज व्याधि में करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नेह की कौन सी मात्रा मद विभ्रंशा होती है? ये मैं आपको बता चुकी हूँ। एक दोषानुकर्षणी होती है जो प्रधान मात्रा होती है, और मद विभ्रंशा होती है मध्यम मात्रा। स्नेह की मध्यम मात्रा, ये ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था कि स्नेह की ह्रस्व मात्रा, स्नेह की प्रधान मात्रा, स्वेद की मध्यम मात्रा और स्नेह की मध्यम मात्रा। तो इसका आंसर स्नेह की मध्यम मात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरक अनुसार
प्रथमन नस्य हेतु नलिका की लंबाई कितनी होती है? अब देखिए नस्य पे से क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं, तो अगर आप नस्य ऊपरी तौर पे भी पढ़ के जा रहे हैं ना तो आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो इसका आंसर है 6 अंगुल। प्रथमन नस्य की जो लंबाई होती है नलिका की वो 6 अंगुल होती है। प्रथमन नस्य वो होता है जिसमें एक नलिका से चूर्ण द्रव को फूंक कर नाक में डाला जाता है। इसका आंसर है 6 अंगुल। इसके बाद सुश्रुत अनुसार विरेचन द्रव्य का पांच भौतिक संगठन क्या है? अगर आप ऑप्शंस देख रहे होंगे तो इसमें बहुत ही ऑब्वियस है कि उसका जो संगठन है वो पृथ्वी जल है। ऐसे ही ये आपसे विरेचन द्रव्य का पूछा है, अगर वमन द्रव्य का पूछेंगे तो वायु और अग्नि हो जाएगा। ठीक है, वायु और अग्नि है तो वमन द्रव्य का है, पृथ्वी और जल है तो विरेचन द्रव्य का है। आकाश किसी भी द्रव्य में नहीं रहता। चरक अनुसार मूर्छा च शरीर सदनम किस अतियोग का लक्षण है? तो देखिए मूर्छा हो रही है और शरीर सदनम हो रहा है, ये लक्षण है आपका अति स्वेदन का। विरेचन के में भी बहुत सारी चीजें आती हैं लेकिन उसमें मूर्छा नहीं आती है। पित्त प्रकोप के काफी लक्षण आते हैं लेकिन मूर्छा नहीं है। और निरुहु के जो अतियोग हैं वो विरेचन के समान होते हैं। स्नेहन का अतियोग से मूर्छा होगी नहीं, तो इसका आंसर है स्वेदन। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुश्रुत अनुसार निम्नोक्त कौन सी मात्रा स्नेह वस्ती के लिए कही गई है? तो अपन जब भी बात करते हैं सबसे पहले तो द्वादश प्रासृत की वस्ती होती है। द्वादश मतलब 12 प्रसृत होती है वस्ती की मात्रा, नीरु वस्ती की मात्रा। उससे हो जाती है 1/4 निरुह की 1/4वां भाग, मतलब 1/4 भाग होता है स्नेह वस्ती या अनुवासन वस्ती, और उसका भी 1/4 होता है मात्रा वस्ती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विरेचन कर्म शतगुद में नहीं करना चाहिए। ये स्टेटमेंट थे, दो स्टेटमेंट थे कि विरेचन कर्म शतबुद्ध में नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे अति प्रवृत्ति होगी। तो ऐसा नहीं है, विरेचन कर्म शतबुद्ध में नहीं करना चाहिए, इससे अति प्रवृत्ति नहीं होती है। मैं आपको पढ़ाऊंगी अभी विरेचन कर्म से जो भी होते हैं परेशानियां, ये सब अभी अपन पढ़ेंगे, तो इसमें अभी डिटेल में नहीं जाते। उसके बाद हम पढ़ते हैं धमार्गव के कुल योग एवं कषाय योग में क्रमशः। तो इसमें आपको दो क्वेश्चन एक साथ पूछे। एक तो आपको धमार्गव के टोटल योग पता होना चाहिए और धमार्गव के कुल योग पता होना चाहिए और उसके कषाय योग भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें दो ऑप्शन बनते हैं। अगर आपको पता है धमार्गव के कुल योग होते हैं 60, धर्म के काम अपन 60 के बाद ही करते हैं, तो धमार्गव के कुल योग कितने होते हैं? 60। कषाय योग होते हैं 9, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 60 एंड 9। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भ्रिष्ट योनि में उपयोगी स्नेह कौन सा है? तो भ्रिष्ट योनि में कौन सा स्नेह उपयोगी होता है? घृत, तैल, वसा, मज्जा। देखिए दो क्वेश्चंस बनते हैं योनि पे। एक भ्रिष्ट योनि में कौन सा उपयोगी होता है, तो उसका आंसर होता है वसा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन होता है योनि विशोधनम। तो योनि विशोधन कौन करता है? तैल। वो भी क्वेश्चन आएगा अभी। ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इस स्नेहन से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है शायद वो ये 4 श्लोक ही हैं, घृत, तैल, वसा, मज्जा के। इसमें से काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके बाद ये जो था नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैचिंग वाला था, मैंने इसको मैच करके रखा हुआ है। इसमें कुछ अयोग के लक्षण दिए थे और वो किसके अयोग हैं ये हमें बताना था। तो गुरु गात्रता होता है वमन का अयोग, ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही है ना। स्फोट, कोट, कंडू, हृदय स्रोतो, अशुद्धि, गुरु गात्रता। तो गुरु गात्रता वमन का है। ग्रथित पुरीश जो है वो स्नेही का अयोग है। मूत्र संग जो है वो निरुह वस्ती का अयोग है।
और तंद्रा जो है वो विरेचन का अयोग है। तंद्रा, छर्दी, अरोचक, वातानुलोमन, साध, ये सब होते हैं विरेचन के अयोग, है ना। और स्नेही का अयोग ग्रथित पुरुष होता है। मूत्रसंग नीरुवस्ती के अयोग में होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ये स्नेही की मात्रा से क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो स्नेही की मात्रा बताई गई है अतिसार, ज्वर और कास में। ये अतिसार, ज्वर और कास में उपयुक्त स्नेही मात्रा है। तो इसमें हम यूज करते हैं ह्रस्व मात्रा। अतिसार, ज्वर और कास में यूज होती है ह्रस्व मात्रा। मैं आपको अच्छे से पढ़ा दूंगी ये तीनों चीजें। ह्रस्व कहाँ यूज होती है, प्रधान और मध्यम कहाँ यूज होती है। फिर आपका गाढ़ व्याधियों के लिए निर्देशित है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और सीधा वन लाइनर है। इसमें आपको ज्यादा मतलब वो है उसमें आप दिमाग लगा नहीं सकते हैं। गाढ़ व्याधियां हैं और उसमें क्या निर्देशित है, उसका आंसर है कृतवेधन। ठीक है, तो इसको आप याद कर लो कि गाढ़ व्याधियों में यूज होता है कृतवेधन। जैसे कोई भी चीज होती है हम उसका वेधन करते हैं, जो बहुत गहरा है उसका वेधन करते हैं, है ना। तो इसका आंसर गाढ़ व्याधि का आंसर कृतवेधन, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद अस्थि, संधि, स्नायु, कोष्ठ, मर्म, महारुचि। ये जो क्वेश्चन है ये शायद ये और एक जो आपका वो वाला क्वेश्चन था कि निरूह की मात्रा, अनुवासन की मात्रा निरूह से 1/4 होती है, ये। और ये दूसरा क्वेश्चन है अस्थि, संधि, स्नायु, कोष्ठ, मर्म, महारुजा। इसका आंसर है ये काय में होता है, महारुजा में। इसमें वसा यूज होता है ना। ये दो ही क्वेश्चन है आपके पूरे 5 साल के पेपर्स में जो रिपीट हुए हैं। एक ये वाला क्वेश्चन है अस्थि, संधि, स्नायु, कोष्ठ, मर्म, महारुजा। और एक निरूह वस्ती और स्नेह वस्ती की मात्रा में कितना डिफरेंस होता है, 1/4। ये दो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। वामक योग पिलाने के बाद कब तक प्रतीक्षा करनी है। तो वामक योग हमें मालूम है, वमन के लिए कितना टाइम रहता है, 1 मुहूर्त हमको प्रतीक्षा करनी चाहिए। ठीक है, और विरेचन के लिए 3 याम है ना। तो वमन के लिए है 1 मुहूर्त और विरेचन के लिए है 3 याम। और अगर आप देखेंगे तो वमन औषध जो वो किस अवस्था में निकलती है, अपक्व अवस्था में निकलती है ना। इसीलिए उसका टाइम कम है, 1 मुहूर्त यानी लगभग 48 मिनट। और विरेचन औषध जो है वो पच्यमान अवस्था में निकलती है, इसीलिए उसका टाइम थोड़ा ज्यादा रहता है। चलिए, उसके बाद योनि विशोधन कौन सा स्नेही करता है। योनि विशोधन कौन सा स्नेह करता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, है ना। इसका आंसर तेल है, तेल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कफ का विलयन और विच्छेदन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत तरीके से बहुत जगह पूछा गया होगा, आपने पढ़ा भी होगा। सैंधव और मधु, जब हम बस्ती बनाते हैं तो उसमें सैंधव और मधु मिलाते ही इसलिए हैं कि वो कफ का विलयन और विच्छेदन करता है। ठीक है, इसका आंसर है सैंधव और मधु, ये कफ का विलयन और विच्छेदन करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुर्विरेच्य व्यक्ति को विरेचन पूर्व कौन सा कर्म कराना चाहिए। दुर्विरेच्य व्यक्ति है मतलब जो जिसका विरेचन ठीक से हो नहीं सकता, उसको हम कौन सा कर्म कराएंगे कि उसका विरेचन ठीक हो जाए। इसका आंसर है आस्थापन। अगर कोई दुर्विरेच्य व्यक्ति है तो हम उसको आस्थापन देंगे। और जो रूल है उसके हिसाब से हमको आस्थापन मतलब निरूह में और विरेचन में कम से कम 7 दिन का गैप रखना जरूरी है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि निरूह और विरेचन में कितना गैप रखते हैं, तो वो उसका आंसर होता है 7 दिवस का, 7 दिन का। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 33। उष्णार्ता नाम शीता, शीतार्ता नाम सुखोष्णांश, ये किस कर्म के लिए कहा गया है। उष्णार्ता नाम मतलब अगर उष्ण व्याधि है तो शीत
फॉर्म में उपयोग करना है, और शीत आर्तनाम अगर शीत व्याधि है तो उसको सुखोष्ण देना है। अभी सुखोष्ण क्या देते हैं, हम सभी चीजें देते हैं, इसका आंसर वस्ती है। ठीक है, उष्णार्तानाम शीतार्तानाम तथा सुखोष्णांश, इसका आंसर वस्ती है। फिर नेक्स्ट है आपका, किस प्रकार की वस्ती सम प्रशंसा की गई है? किस प्रकार के नस्य की, कौन से नस्य को वस्ती सम प्रशंसा की गई है? तो इसका आंसर है आपका प्रतिमर्श नस्य की, है ना। इसका आंसर है आपका प्रतिमर्श नस्य। फिर नेक्स्ट है आपका, अभुक्तस्य च प्रणीतस्य कहा गया है, किसके लिए कहा गया है अभुक्तस्य च प्रणीतस्य? खाली पेट क्या दिया जाता है? अभुक्तस्य मतलब खाली पेट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, अभुक्तस्य च प्रणीतस्य, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि जीर्णाहार होने पे कौन सी वस्तु दी जाती है? दोनों का आंसर एक ही है, निरूह वस्तु। ठीक है, अनुवासन वस्तु हमेशा भोजन उपरांत दी जाती है, निरूह वस्तु खाली पेट दी जाती है। अनुवासन रस की व्यापक पढ़ेंगे तो उसमें एक व्यापक होता है अभुक्त, है ना। तो अभुक्तस्य च प्रणीतस्य, वो अनुवासन तो हो ही नहीं सकता, तो वो क्या होगा, निरूह। फिर सुख विरेचन करता है, सुख विरेचन कौन करता है? इसमें है त्रिवृत। त्रिवृत जो होता है वो सुख विरेचक होता है ना। आरगवध जो है वो है मृदु विरेचक, स्नूही जो है वो है तीक्ष्ण विरेचक। ठीक है, तो ये तो हमारे तीन कैटेगरीज हो गए। त्रिवृत हो गया, त्रिवृत हो गया सुख विरेचक, आरगवध हो गया मृदु विरेचक, और स्नूही हो गया तीक्ष्ण विरेचक। हरितकी भी विरेचन करती है, लेकिन हरितकी के जो कर्म शारंगर ने बताए उस हिसाब से हरितकी क्या है, वातानुलोमक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, मृदु कोष्ठ और अबल व्यक्ति को तीक्ष्ण वस्ती दी जाती है तो कौन सा व्यापक होता है? अब देखो, इसमें आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, और जब अपन इसके व्यापक पढ़ेंगे तो इसमें ऐसे ही चीजें रहेंगी। पहले आपको रोगी का लक्षण दिया जाएगा जैसे मृदु कोष्ठ और अबल, फिर आपको वस्ती का लक्षण दिया जाएगा तीक्ष्ण या मृदु, है ना। तो मृदु कोष्ठ और अबल व्यक्ति को जब तीक्ष्ण वस्ती दे देते हैं तो उससे हो जाती है उसको हिक्का। इसमें मृदु कोष्ठ आपको बहुत जगह मिलेगा, जब अपन पढ़ेंगे, अभी अपन पढ़ने वाले हैं इसकी यहाँ पर, तो बहुत जगह मृदु कोष्ठ मिलेगा, लेकिन अबल व्यक्ति है साथ में, है ना, तो ये अबल व्यक्ति का टिक्का आप याद रखो। ऐसे ही अपन कोशिश करेंगे कि जो स्पेशल वर्ड्स हैं सब में, वो पकड़ के किसी तरीके से उनको कनेक्ट करके अपन सही आंसर लगाने में सक्षम हो पाए। ठीक है, तो ये तो थे आपके 5 साल के क्वेश्चंस जो पूछे जा चुके हैं आपके